Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की है। आज हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या कंपटीशन रहता है। कंपटीशन का मतलब कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कब विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो विलोपन में हमने दो टाइप पढ़े हैं, E1 और E2। इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हमने दो टाइप पढ़े हैं, SN1 और SN2। तो SN1 की E1 के साथ और SN2 की E2 के साथ प्रतिद्वंद्वता या कंपटीशन रहता है। और इस कंपटीशन में अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगी या विलोपन होगी, ये निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इन फैक्टर्स की हम स्टडी करेंगे कि कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो जैसे फर्स्ट फैक्टर है एल्किल हैलाइड की संरचना। अब देखो, एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा है, एक प्राइमरी लेते हैं, एक में टर्सरी लेते हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से तृतीयक एल्किल हैलाइड की ओर जाने पर विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है। यदि हम प्राइमरी से टर्सरी की ओर जाएं तो विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया घटती जाती है। अतः तृतीयक एल्किल हैलाइड लेंगे तब तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? विलोपन। जबकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, दूसरे वे में बोलें कि प्राइमरी से टर्सरी की ओर जा रहे हैं तो विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है, तो इस ब्रांचिंग बढ़ने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, तो प्रोडक्ट उस साइड से बनेगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए। इसलिए प्राइमरी से टर्सरी की ओर जाने पर विलोपन अभिक्रिया बढ़ती है, जबकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया घटती जाती है। दूसरा फैक्टर है, देखो इसको हमने डायग्राम के रूप में भी एक तीर बनाकर लिख दिया। एक तरफ लिया प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। तो टर्सरी की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर लिख दिया बढ़ती हुई विलोपन अभिक्रिया, और टर्सरी से जब प्राइमरी की ओर आ रहे हैं तो लिख दिया बढ़ती हुई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकेंड फैक्टर है विलायक की ध्रुवता या पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, कि विलायक की पोलैरिटी जितनी अधिक होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया उतनी अधिक होगी। सॉल्वेंट चलता है लाइक डिजोल्व लाइक, तो जिसमें पोलर स्पीसीज बनेंगी वो अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। तो पोलर स्पीसीज हम जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनती है। तो विलायक की ध्रुवता जितनी अधिक होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया उतनी अधिक होगी। इसी कारण जलीय क्षार के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जबकि एल्कोहलिक क्षार लेने पर विलोपन अभिक्रिया अधिक होती है। एल्कोहल जल की तुलना में कम पोलर होता है, इसलिए एल्कोहलिक बेस लेने पर या कंसंट्रेट बेस लेने पर तो अभिक्रिया होगी विलोपन, और जलीय बेस लेने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। थर्ड कंडीशन है या थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर या ताप। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कम ताप की आवश्यकता होगी, जबकि विलोपन में उच्च ताप की आवश्यकता होगी। अर्थात कम ताप पर तो रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन, और उच्च ताप के ऊपर विलोपन या एलिमिनेशन अभिक्रिया संपन्न होगी। फोर्थ फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ बेस या क्षार की प्रबलता। प्रबल क्षार की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होगी? विलोपन अभिक्रिया, जबकि दुर्बल क्षार या वीक बेस की प्रेजेंस में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो उपरोक्त फैक्टर्स या कारकों के आधार पर टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल जो बनेगा उसको तो क्या बनेंगे हम? प्रतिस्थापित उत्पाद। प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी इन चारों फैक्टर्स के आधार पर? तो देखो, सोलवेंट तो क्या लें हम? पोलर। ताप क्या हो? कम। और क्षार या बेस क्या हो? वीक। जबकि आइसोब्यूटिलीन या यही तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड से विलोपन उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या क्या लेंगे हम? कम ध्रुवीय विलायक, उच्च ताप और स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होगी। तो इन कंडीशंस के आधार पर हमें कोई अभिक्रिया दे रखी हो तो उस अभिक्रिया को देखकर हम बता सकते हैं
कि वह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी या विलोपन अभिक्रिया होगी। तो यह है हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में कंपटीशन कि कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शंस विद मेटल्स। केमिकल रिएक्शन में हमने इनकी सभी अभिक्रियाओं को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें 2 पार्ट हो गए अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन। थर्ड पार्ट है रिएक्शन विद मेटल्स या धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड मेटल्स के साथ क्रिया करके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं या उनका निर्माण करते हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, आगे भी ये आती रहती है। तो यहाँ देखते हैं हम कौन कौन से मेटल्स के साथ ये क्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट है ग्रिग्नार अभिक्रमक का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण करते हैं। तो देखो आरएक्स की अभिक्रिया Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा RMgX या ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण होता है। देखो इसका एग्जांपल लिखें स्पेशल कि CH3Cl की रिएक्शन विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बन जाएगा CH3MgCl का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट या ग्रिग्नार अभिक्रमक का निर्माण करता है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रमक का निर्माण। देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रमक बनाने के लिए स्पेशली ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, इसमें एथिल हैलाइड लेंगे। क्यों? क्योंकि डाई एथिल जिंक जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम स्पेशली फ्रैंकलैंड अभिक्रमक कहते हैं। एल्किल हैलाइड जिंक के साथ क्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाता है, परंतु हम स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर फ्रैंकलैंड अभिक्रमक। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रमक डाई एथिल जिंक होता है, तो एथिल पार्ट के लिए हम यहाँ पर एथिल हैलाइड का यूज करेंगे। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ करवाने पर डाई एथिल जिंक और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है फ्रैंकलैंड अभिक्रमक बनाता है। तो यह अभिक्रिया होगी C2H5Br, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या बन गया डाई एथिल जिंक, जिसे हम फ्रैंकलैंड अभिक्रमक कहते हैं। इस तरह से एल्किल हैलाइड फ्रैंकलैंड अभिक्रमक एल्किल हैलाइड जिंक के साथ क्रिया करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं और उनमें भी स्पेशल डाई एथिल जिंक या फ्रैंकलैंड अभिक्रमक का निर्माण करते हैं। थर्ड रिएक्शन है टेट्रा एथिल लेड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TEL, बहुत बार TEL के नाम से ही पूछ लिया जाता है। तो TEL है टेट्रा एथिल लेड। अब यहाँ पर भी देखो कौन सा एल्किल ग्रुप है एथिल, तो यहाँ भी एथिल हैलाइड लेते हैं। तो एथिल क्लोराइड को सोडियम या लेड मिश्र धातु लेंगे हम एलॉय के रूप में, सोडियम और लेड का मिश्र धातु के साथ उच्च दाब पर गर्म करने से टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है और को प्रोडक्ट NaCl और लेड बन जाता है। और इस TEL का उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जो अपन मोटर व्हीकल्स में फ्यूल यूज करते हैं तो उस फ्यूल का सही तरीके से कंजप्शन नहीं होता है, तो उस व्हीकल में से खटखट की आवाज़ आने लगती है, उसे बोलते हैं हम नॉकिंग। और इस नॉकिंग को कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड फ्यूल में मिलाया जाता है। तो इसका उपयोग उस नॉकिंग को कम करने के लिए किया जाता है, इसे बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। बहुत बार पूछा जाता है, तो TEL का उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम का निर्माण। एल्किल हैलाइड लिथियम धातु के साथ क्रिया करके एल्किल लिथियम बनाता है और ये है एल्किल लिथियम ग्रिग्नार अभिक्रमक से भी अधिक क्रियाशील होता है।
अतः इसे का दूसरा नाम है सुपर गिरण्यार अभिकर्मक। कई बार पूछ लेते हैं कि सुपर गिरण्यार अभिकर्मक क्या होता है, तो एल्किल लिथियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से अधिक होने के कारण एल्किल लिथियम को सुपर गिरण्यार अभिकर्मक कहा जाता है। तो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की रिएक्शन है अपचयन अभिक्रियाएं या रिडक्शन रिएक्शन, कि एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन बनते हैं और एल्किल हैलाइड का अपचयन अलग अलग तरीके से करवाया जा सकता है। तो देखो हमने कुछ रिएक्शंस लिख रखी है जो रिडक्शन रिएक्शन है। सोडियम एथेनॉल ले या टिन HCl ले या जिंक HCl या जिंक कॉपर युग्म इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल। कोई भी रिएजेंट ले चारों में से, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एल्केन बनती है, क्योंकि ये चारों ही नैन सेट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं और वो नवजात हाइड्रोजन एल्केन के साथ एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। तो इन चारों में से किसी भी रिएजेंट के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाने पर एल्केन बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया से इसमें नवजात हाइड्रोजन बनेगा जिसे H के रूप में लिखेंगे और ये बन जाएगा CH3 और H, अर्थात मेथेन का फॉर्मेशन होता है और साथ में HCl निकल जाता है। सेकंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्रिया। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाने पर, देखो इसके नाम में आ रहा है हाइड्राइड, इसका मतलब क्या देंगे, ये H नेगेटिव और वो H नेगेटिव एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एल्केन बनाते हैं और यह अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह होती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी X माइनस हट रहा है और H माइनस जुड़ रहा है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एल्किल हैलाइड एल्केन बनाते हैं। थर्ड टाइप की रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से भी एल्केन बनते हैं। कोई भी कैटालाइसिस लें, धातु उत्प्रेरक लें और उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करें तो एल्केन बन जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन में एल्किल हैलाइड को HI या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयित करने पर एल्केन बनती है। तो रेड फास्फोरस और HI के साथ अपचयन करवाया जाए तो भी एल्केन का निर्माण होता है। इस तरह से एल्किल हैलाइड अपचयन के द्वारा एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चार टाइप की हमारी एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शंस विद मेटल एंड रिडक्शन रिएक्शंस। और ये हमारा एल्किल हैलाइड में मोनो हैलो डेरिवेटिव, जिसमें क्या जुड़ा हो, केवल एक हैलोजन जुड़ा हो, उसके बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो पूरे अपने सिलेबस में मेंशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाई हेलो एल्केन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मोनो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।